सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। सुभाष बोस की सीरीज में दूसरी वीडियो, और इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कैसे स्टार्टिंग से लेके षड्यंत्र रचे गए सुभाष बोस के खिलाफ। सुभाष बोस ने टफेस्ट एग्जाम जो ब्रिटिशर्स करवाते थे, सिविल सर्विसेज, उसको क्लियर करा और वहां से इस्तीफा दिया। पेपर क्लियर करने का मेन मोटिव ये था कि ब्रिटिशर्स को बताना कि भाई साहब इंडियंस को कम मत समझना। 1938 में सुभाष बोस आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अध्यक्ष बने। हरिपुरा सेशन था, उसमें सुभाष बोस ने जो इंडस्ट्रीज लगाने पे बात करी, वो जो रूस की क्रांति थी उससे बहुत ज्यादा उन्हें प्रेरणा मिली कि जैसे रूस आगे बढ़ा वैसे भारत आगे बढ़े। उन्होंने प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी, योजना आयोग, जो आपने नाम सुना हो। ये वही योजना आयोग है जिसके अध्यक्ष हमारे चाचा बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही 1950 जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, योजना आयोग की स्थापना करी। जैसे कि ये इनका गोल था, मतलब ये इन्होंने बनाया था। ये देन थी सुभाष चंद्र बोस की। इसके बाद फिर 1939 में मेन चीज होती है, मेन षड्यंत्र सत्य और अहिंसा के पुजारियों ने जो इनके खिलाफ करा। षड्यंत्र ये था, 1939 में दोबारा से चुनाव होना था। हर साल इनका चुनाव होता था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो 1939 में चुनाव होता है, त्रिपुरा का सेशन। गांधी जी और इनके मतभेद थे सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, लोगों ने सपोर्ट करा। तो सामने से गांधी जी ने कहा कि मेरी साइड से भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा, एक प्रत्याशी खड़ा होगा। उसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। वो खड़े हुए और जब वोट की बारी आई तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया सुभाष चंद्र बोस ने। और ये चीज देख के जो घमंडी इंसान होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आएगा और उसे लगेगा कि भाई ये जीता कैसे इंसान। तो गांधी जी को लगा कि भाई इसकी जीत कैसे हो गई यार, मेरे रहते हुए सुभाष बोस कैसे जीते जब मैंने कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो गांधी जी का कहना था, ये उनके वर्डिंग्स हैं, ये किसी भी बुक में आप अगर उठा के देख लें, कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। और आप जानते हैं गांधी की कांग्रेस में कितनी ज्यादा इज्जत है। तो फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये चीज, षड्यंत्र उनके खिलाफ चलने लगा कि गांधी जी के खिलाफ सुभाष बोस जीते कैसे। और सुभाष बोस गांधी जी की इज्जत करते थे। सुभाष बोस ने खुद ब खुद अध्यक्ष पद से त्याग कर दिया और वो उन्होंने आईएनसी छोड़ने के लिए कहा। फिर इन्हीं चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया कि आप भाई साहब एंट्री भी नहीं कर सकते आईएनसी में। सुभाष बोस ने इसी चीज को देखकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1943 में आजाद हिंद फौज बनाई अपनी। हिटलर के पास गए, वहां पे उन्होंने अपनी एक सेना तैयार करी जिसमें हमारी भारत के कुछ कैदी थे जो जर्मन की सेना ने सुभाष बोस को दिए। और वहां पे उन्होंने अपनी एक सेना तैयार करी, बहुत बड़ी सेना थी। और उस सेना के साथ मिलके सुभाष बोस ने जापानियों की हेल्प ली, और जापानी और हमारे आईएनए आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारत पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें हराने के लिए हमला करा, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। इन्होंने जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इम्फाल पे इन्होंने जीता। इन्होंने मणिपुर तक का एरिया, बर्मा, वहाँ वो वाला एरिया भी इन्होंने कहीं ना कहीं तक जीत लिया। और फिर इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना और सामने जापानीज और वो थोड़े कम उनकी सेना थी। तो फिर क्या हुआ, जब इनकी सेना का टकराव हुआ तो जापानी सेना और जो भारतीय सेना थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, वो हारी। और कैसे भी करके आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ा। और जब ये बात सुभाष बोस के पास पहुंची, जो वो जापान में थे, तो सुभाष बोस ने भी ये कंफर्म करा कि भाई सरेंडर करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। फिर इसमें एक मोड़ आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ है। जब आईएनए के लोगों को गिरफ्तार करा गया, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार करा, तो उनमें 3 मेन लोग थे। उनमें एक नाम ढिल्लन, शाहनवाज और शेरगिल। उन दिनों दिल्ली में एक नारा बहुत फेमस था
कि लाल किले से आई आवाज, शेरगिल ढिल्लन शाहनवाज, ये नारा बहुत फेमस था। आईएनए की वजह से पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, आर्मी में विद्रोह हुआ था, वो देखने लायक था। और इसी चीज को देखकर एक पॉलिटिकल स्टंट खेला गया हमारे चाचा के द्वारा। चाचा ने देखा कि भाई पूरे देश के लोग आईएनए का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। चाचा उनकी साइड से केस लड़ने गए और बहुत सारे लोग चाचा के साथ गए केस लड़ने इनका, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट था। फिर 1945 में एक बात निकल के आती है कि भाई सुभाष बोस का अचानक से कोई प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो गया। और ये बात जो निकल के आई कि उनका अचानक से प्लेन में एक्सीडेंट हो गया, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं खलबली मच गई और लोग आपस में बात करने लगे कि सुभाष बोस का ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर भी जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वो जानते थे ये सुभाष बोस ने पहले भी ऐसा करा है कि वो स्किप हो जाते थे लेकिन आ जरूर जाते थे। और फिर धीरे 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 ये बात पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में जो आर्मी थी उन्होंने विद्रोह करा इनके खिलाफ। रॉयल नेवी म्यूटिनी का आपने नाम सुना, 1946 में हुई। वो मेन कारण माना जाता है अंग्रेजों के पतन का। और धीरे 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 करके अंग्रेज हमारे देश से गए, ये मेन कारण था। लेकिन इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जो में एनसीईआरटीज में पढ़ाया जाता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी इनके बारे में पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है, पढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारे रियल हीरोज हैं, ये भी रियल हीरोज हैं, लेकिन जो रियल हीरोज हैं असली में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में इतना कम क्यों है एनसीईआरटीज में? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस पे आपका क्या ओपिनियन होगा? और अगली वीडियो में जानेंगे वो कौन सी 3 थ्योरीज हैं जिन पे सुभाष चंद्र बोस की दैट टिकी हुई। मतलब ये 3 थ्योरीज ही हैं जिन पे आप बिलीव कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को या तो प्लेन क्रैश में मरे, या वो रशिया में उनकी डेथ हुई, या 1985 में वो गुमनामी बाबा के नाम से हमारे यूपी के अयोध्या और फैजाबाद के पास रह रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूट्यूब इतिहास के सबसे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके सबसे